हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। मैं रितु आपका फिल फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइए। सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून। आशा है सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी, सही है? तो एक बार सभी ओके कर देना। गुड आफ्टरनून माही, गुड आफ्टरनून प्रियंका, लेखनी, पूजा जी, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आज मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस आपको रिवीजन के लिए बहुत एक तरह से कहे कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और पीवाईक्यू और एमसीक्यू अगर आप करते हैं ना तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। तो इसी आशा के साथ कि आज सभी क्लास में इन्वॉल्व होंगे, सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सभी ओके कर देना कि मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही है। अगर मेरी वॉइस आप लोग तक पहुंच रही है सही से तो एक बार ओके कर दीजिए। तो थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ मैं फिल फॉर्म के बारे में कि फिल फॉर्म की जो हमारी आपकी टेलीग्राम चैनल भी है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स की टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, और इसकी इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे आपके लेटेस्ट सारे अपडेट्स वहाँ पर किए जाते हैं। जो भी नई वैकेंसीज आती हैं, जो भी नए इन्फॉर्मेशन होते हैं जॉब से रिलेटेड, सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू माही आपको बताने के लिए कि सब कुछ सही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं, और 3 पीएम पे जो मेरी सीडीपी की क्लास रितु मैं लेती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तैयारी हमारी हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। आशा करूंगी कि आज मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि ये आपके एक तरह से प्रैक्टिस ही चल रही है। जो आप घर पे बैठेंगे आप मेरे साथ करेंगे तो दोनों को मज़ा आएगा करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो आपका 27 दिसंबर का पेपर है, जो आपके 2021 में हुआ था सेकंड पेपर को। फर्स्ट पेपर हम कर चुके हैं और आज हम सेकंड पेपर करेंगे। और अभी पिछले 3 दिनों से हमने रिवीजन क्लासेस किए हैं। रिवीजन क्लासेस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं, और सारे क्वेश्चन जितने भी रिवीजन किए मैंने, आपके जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लेकर किए। तो जिन्होंने क्लासेस मिस कर दी हैं, नहीं आए हैं, वो एक बार क्लासेस को देखना ताकि आपका एक रिवीजन भी चलता रहे। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। आराधना, सौरभ, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। कम से कम एक कोशिश करना जरूरी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूँ, इंफॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आपकी तैयारी बेटर कर सके। और आप एक कोशिश करिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेटर हो सके। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि सारे मेंबर्स आज रिप्लाई करिए, आंसर करिए, जहाँ डाउट हो पूछिए, है ना? हो सकता है कई जगह मेरी भी डाउट हो, वो आपके थ्रू क्लियर हो जाए। गुड आफ्टरनून रोहित। चलिए फिर आज आगे बढ़ेंगे, टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करिए, मैं भी अपनी कोशिश में लगी हूँ, आप भी अपनी कोशिश करिए। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा ले सकें, क्योंकि उसमें उनकी ही बेहतरी है।
चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आप टाइम से सभी आंसर करना, ठीक है। बबली, गुड आफ्टरनून बबली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य बच्चों को देखता है, किस रूप में देखता है? अ सोशल कंस्ट्रक्टिव विजिट, प्रोस्पेक्टिव व्यू चिल्ड्रन। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक सामग्री से स्वतंत्र, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में, अनुवांशिकता द्वारा पूर्व प्रोग्राम के रूप में। A passive receiver of information independent of their social culture content, as active constructor of knowledge, as pre-programmed by heredity. माई जी का आंसर आ गया है। फर्स्ट का उन्होंने सी बोला है, सौरभ भी बोल रहे हैं सी, प्रियंका कुमारी भी बोल रही हैं सी। तो बिल्कुल सही आंसर है जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो मानते थे कि बच्चे क्या हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, वो पैसिव नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। बाकी सभी भी आंसर करते जाइए ताकि आप सभी का जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो लग रही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं आशा भी करती हूँ कि आपकी तैयारी इससे भी ज़्यादा बेटर हो कि आप सभी 30 आउट ऑफ 30 पाएँ, ठीक है? सीडीपी के सेक्शन में, बाकी में आपका स्कोर 140 ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्टेन जो कथन वर्ड वाले आते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 2। तो सबको दिख रहा होगा, इसका हिंदी भी है, मैं हिंदी को पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए अभिकथन जो है, ध्वनि पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की क्षमताओं को बढ़ावा देती है। सामाजिक संपर्क में संलग्न होना जो बदले में संज्ञानात्मक विकास को उत्तेजित करता हो। कारण जो इसका दिया गया कि विकास के सभी डोमेन परस्पर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प का चुनाव करिए। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए सही का स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा जो है सत्य है लेकिन आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों असत्य हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा सभी। ध्वनि और पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधियां बच्चों की क्षमताओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो माही सौरभ ने किया है, सौरभ सुमन ने, रोहित कुमार ने ए, हाँ पूजा प्रतीक्षा, सभी का आंसर 2 आ रहा है। तो बिल्कुल सही आ रहा है 2 के लिए ए कि दोनों कथन सत्य है। ये सब सारी गतिविधियां हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है और विकास के जो ये सब एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिएगा। जैसे ही सुनीता चलना शुरू करती थी, वह जब भी संगीत सुनती थी तो नृत्य करती थी। उसके माता-पिता ने ताली बजाई जब उसने नृत्य किया और उसे टीवी शो में बच्चों द्वारा नृत्य की नकल करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो तुरंत सुनीता ने काफी अच्छा डांस करना शुरू कर दिया। उपरोक्त उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः संबंध का परिणाम है। विकास असंतुलित है। विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है। विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। As soon as Sunita began to walk, she would dance whenever she heard music. Her parents clapped when she danced and encouraged her to imitate dancing by children on TV show. Soon Sunita started to dance quite well, which principle of development does the above example of illustrate?
थर्ड का आंसर सभी के लिए आने लगा, तो थर्ड जो ए है बिल्कुल सही है कि यहाँ पर वो क्या कर रही है, उसके आनुवांशिकता भी है कि माता-पिता द्वारा जो भी उसके गुण थे वो थे, और पर्यावरण से भी वो संबंधित है, तो दोनों चीज़ें में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि तीसरे का जो आंसर होगा वो ए ही होगा। जब भी विकास होगा वो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच का संबंध होगा। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो ए होगा। बिल्कुल राइट आंसर किया सभी ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसन या एडल्टहुड। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था या वयस्कता, एडल्टहुड। सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग ज्वाइन हुए हैं पूरा लास्ट तक क्वेश्चन करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और हर एक टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन कब आपसे पूछ दे आपको नहीं वो है, तो हर क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर होके रहना है। हाँ, माही जी का आंसर आ गया, सौरभ ने भी कर दिया आंसर, पूजा जी ने भी कहा है 4 का ए, सौरभ बोल रहे हैं 4 का बी। तो अगर वो सौरभ जी आप बोल रहे हैं बी, तो बी होगा आपका चाइल्डहुड, और जो फर्स्ट जो होती है ना प्राथमिक समाजीकरण परिवार होता है, और स्टार्टिंग में जो बच्चा अपने परिवार में होता है वो शैशवावस्था में होता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा होगा शैशवावस्था। ठीक है, इनफेंसी पीरियड। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए होगा। ठीक है, जो फर्स्ट सोशलाइजेशन फैमिली है, और फैमिली में सबसे पहले बच्चा अपने फैमिली से ही इंटरेक्ट होता है। चाइल्डहुड में तो वो बाहरी लोगों से भी इंटरेक्ट होने लगता है, तो उसका सामाजिकरण का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था होती है जो बच्चा केवल अपने परिवार में होता है, वहीं पे उसका सामाजिकरण होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है शैक्षणिक रणनीतियां। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको देना है। ठीक है, सामग्री के रटकर याद रखने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। पाठ्यक्रम विकसित करते समय बच्चों की उम्र पर विचार करें। सार से कॉन्क्रीट यानी मूर्त के अनुक्रम में सामग्री प्रस्तुत करें। सीखने के लिए पुरस्कार और सजा को महत्वपूर्ण समझें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जीन प्याजे जी से ही पूछा गया है, तो अगर जीन प्याजे जी को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना। पेडालॉजिकल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन जीन प्याजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल। क्वेश्चन नंबर 5 का करिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास जो इन्होंने दिया था, बेसिकली जो बच्चों को डिवाइड किया था वो किस पे डिवाइड किया था? माही जी का आंसर आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही, जो इन्होंने बच्चों के डिवीजन किया था वो किस पे बेसिकली किया था? एज पे किया था, आयु पे किया था ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा सेकंड ही बनेगा। कंसीडर चिल्ड्रंस एज वाइल डेवलपिंग करिकुलम, बच्चों के उम्र को ध्यान में रख के हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। हाँ, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हमारा 5 का बी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन प्याजे के अनुसार, आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में हर एक थ्योरी से 2 या 3, जीन प्याजे, लेव वाइगोट्स्की हुए या कोहलबर्ग, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक ही पेपर में आते हैं। तो ये तीनों आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसको जब भी एग्जाम में आप जाना तो एक बार देखकर जाना। ठीक है, तो आगे पर क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। जीन प्याजे के अनुसार सोच के बुनियादी निर्माण खंड को जो कार्रवाई की संगठित प्रणाली है, या विचार जो हमें मानसिक रूप से हमारी दुनिया में वस्तुओं और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, वह कहलाता है स्कीमा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अग्रिम आयोजक या सजगता।
स्कीमा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एडवांस ऑर्गेनाइजर या रिफ्लेक्सेस। 6 का ए कर दिया, रोहित जी ने आज सबसे पहले आंसर किया, नहीं ज्योति जी ने आंसर किया है। 6 का ए बिल्कुल सही, जहां स्कीमा वर्ड हो वो जीन प्याजे जी से ही रिलेट करता है। समीपस्थ विकास जो होता है आपका लेव वाइगोट्स्की के द्वारा बताया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा स्कीमा। ठीक है, मानसिक अपनी दुनिया के बारे में समझ का निर्माण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर 6 के लिए बिल्कुल राइट आया है। सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया 6 का। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसने प्रस्तावित किया कि सामाजिक संपर्क बुनियादी मानसिक क्षमताओं को उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हु प्रपोज्ड दैट सोशल इंटरेक्शन प्ले significant role in transforming basic mental capacities into higher cognitive process? लेव वाइगोट्स्की, बी.एफ. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग? हाँ रोहित जी ने आंसर कर दिया सबसे पहले, इन्होंने 7 का ए बोला, ज्योति ने भी ए बोला है। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो इसका राइट आंसर होगा वो लेव वाइगोट्स्की, जहां पे समाज की बात हो वो लेव वाइगोट्स्की जी द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, SCL, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड, सभी सभी को वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक शिक्षण, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, एक्सपोजिटरी लर्निंग या रटकर याद करना। निम्नलिखित में से लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है? उन्होंने किसको प्रिफर किया अपने सिद्धांत के लिए? संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर आधारित किया? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करना। हाँ 7 के लिए सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ए आ रहा है। अभी यादव जी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कर रहे हैं। हाँ सौरभ, हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रोहित बी नहीं होगा, ये जो होगा पारस्परिक शिक्षण है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए, एक दूसरे को संबंधित करना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इससे पता चलता है कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है ना, सभी कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो रहे हैं, तो सभी बहुत अच्छे जा रहे हो और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। सभी आज मैक्सिमम आंसर सभी के सही आ रहे हैं। अभी तक के क्वेश्चन में मैंने देखा कि सभी ने आंसर लगभग सही किए हैं। जी बिल्कुल, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट होगा पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क के किस चरण में एक बच्चा है जो कारण है कि हेंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को चोरी करने की अनुमति नहीं है तो हेंज को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो हेंज नामक के एक व्यक्ति पर अध्ययन करके उसके आधार पे एक क्वेश्चनर बनाया बनाया और बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में किया और कुछ रीजन उसके लिए दिया, बच्चों ने उस रीजन को दिया। तो उसी के बेसिकली पे इन्होंने अपने जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत आधारित किया। तो क्या आप सभी को पता है कि हेंज की स्टोरी क्या थी? आंसर करिएगा। हाँ ज्योति जी ने आंसर कर दिया है। सौरभ सुमन ने, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का कि कानून व्यवस्था या अभिविन्यास, यानी कि उसे चोरी नहीं करना चाहिए। समाज में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसे हमें पालन करना
चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये कन्वेंशनल लेवल का आपका 4th स्टेज है, तो वही होगा। हाँ, चलिए वेरी गुड, जब पता है तो फिर मैं नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन हमें कराने हैं। तो आप लोगों ने आंसर भी किया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग सब जानते हो। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कहेगा लॉ एंड और ऑर्डर ओरिएंटेशन। हाँ, बिल्कुल, माई ने बिल्कुल सही कहा। उसने जो मेडिसिन अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी करी थी। हाँ, उसके आधार पे इन्होंने एक वो कराया था, सर्वे बच्चों पे किया और उसके आधार पे इन्होंने अपना ये जो पूरे लेवल को डिवाइड किया था। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है इसके लिए। हाँ, एमडी शमशीर आलम, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, 9 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप है? स्कूलों को प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों का हिसाब रखना चाहिए। व्याख्यान के माध्यम से ही निर्देशों पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को शिक्षक द्वारा समान मानकों को पूरा करना चाहिए। छात्रों को परीक्षा के लिए सीखने के लिए बाहरी प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इन द लाइन विथ द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? प्रत्येक स्कूल को प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों का हिसाब रखना चाहिए। व्याख्यान के माध्यम से ही निर्देशों पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को शिक्षक द्वारा समान मानकों को पूरा कराना चाहिए। छात्रों को परीक्षा के लिए सीखने के लिए बाहरी प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। सभी के मिक्स आंसर आ रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चा जो है केंद्र में है, तो उसकी एक एक बच्चे की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है, सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसमें जो हम करेंगे, क्या करेंगे कि स्कूल के प्रत्येक छात्र की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनके रुचियों के हिसाब को टीचर को ध्यान में रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उसे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, लर्निंग को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, हर बच्चे को ध्यान में रखते करना है। स्कूल शुड अकाउंट फॉर ईच स्टूडेंट पर्सनल नीड एंड इंटरेस्ट। तो 10 का जो आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हावर्ड गार्डनर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। इससे आपके प्रश्न, इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो ये आपके क्वेश्चन पूरा नंबर आपको दिला के जाएगा। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उस बुद्धि में कौन कौन से लोग होंगे, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको कई बार बताया है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रस्तावित नहीं है? तो बताइएगा कि भाषाई बुद्धिमत्ता, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि, या संगीत खुफिया, या क्रिस्टलीकृत खुफिया। इंटेलिजेंस कहेंगे, यहाँ हिंदी में खुफिया दिया हुआ है। 11 का डी बोल रही हैं माही, ज्योति डी बोल रही हैं, रोहित भी बोल रहे हैं डी। हाँ, तो जो बिल्कुल सही आप दोनों बोल रहे हैं कि भाषाई बुद्धिमत्ता है, जिनकी बोलने की बहुत अच्छी कह रहे हैं, भाषाई गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है, भाषा प्रवाहता बहुत ज़्यादा होती है। किसी को भी अपने बातों में मोह लेना, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है बहुत अच्छी होती है। शारीरिक काइनेस्थेटिक वाले लोगों की अपनी बॉडी पे अच्छा कंट्रोल होता है, और संगीत वाले जिनको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रेम हो। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। ये तीनों इनके हैं, जो नहीं है वो क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता है। बिल्कुल राइट, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an effective pedagogical strategy to reduce children's gender stereotyping and promoting gender equality? ऑप्शन जो आपके दिए हैं, मेकिंग जेंडर सेरिगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट,
assigning gender based learning task, emphasis on gender specific role and behavior, facilitating classroom discussion about gender traits। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है? लिंग बनाना, अलग बैठने की व्यवस्था करना, लिंग आधारित शिक्षण कार्य को असाइन करना, लिंग विशिष्ट भूमिका और व्यवहार पर जोर देना, लिंग लक्षणों के बारे में कक्षा में चर्चा की सुविधा करना। लिंग विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहार पर जोर कैसे होगा? तब तो हम स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना? कि आप उसी विशिष्ट भूमिका में ही आप बंधे रह सकते हो, उसी की पात्र हो, है ना? तो ये जो आंसर होगा वो नहीं होगा। एम्फेसिस ऑफ जेंडर जो हमें कराना है उसके बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम आर्गुमेंट भी करेंगे, अपना तर्क भी देंगे, हर चीज़ करेंगे। तो इस तरह का हमें स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए चर्चा को बढ़ावा देना है क्लासरूम में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा? आपका 4 होगा, ठीक है? लिंग के लक्षणों के बारे में कहें, मतलब लिंग में से जो लोग सहमत नहीं होते हैं उस पे डिबेट या साथ में बैठा के चर्चा करें कि लोग क्यों इस तरह की धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमें कक्षा में एक बात के द्वारा जब हम किसी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के थ्रू हम उस मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट होगा वो क्या होगा? लिंग लक्षणों के बारे में कक्षा में चर्चा की सुविधा प्रदान करना। तो राइट आंसर होगा हमारा 4, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों के विविध समूह के साथ एक कक्षा एक शिक्षक शुड क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत मतभेदों की वकालत और जश्न करना चाहिए, व्यक्तिगत मतभेदों को कम करने की कोशिश करें, व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करें, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेदों को प्राथमिक रूप से बाधा में माने। इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अ टीचर को क्या करना चाहिए? एडवोकेट एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ट्राई टू रिड्यूस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस या कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज द प्राइमरी obstacle in the process of teaching learning। रोहित बोल रहे हैं 13 का बी। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना कि विविध समूह के साथ एक कक्षा में जो अलग-अलग क्षेत्र से कई तरह के बच्चे आएंगे, तो जो विविध समूह से बच्चे आएंगे तो उनमें तो जो मतभेद यहाँ से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई, हिंदी में मतभेद करा, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है, ठीक है? तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होगी है तो उसको टीचर को एक्सेप्ट करना है, उस चीज को ध्यान में रखना है, ना कि उसे हमें हटाना है, अलग करना है, अनदेखा करना है, ठीक है? तो मोस्टली लोग बी कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है। तो व्यक्तिगत भिन्नता सबको पता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सब में ये भिन्नताएं होती हैं। तो टीचर को उस भिन्नता को एक्सेप्ट करना है, उसके साथ उसको शिक्षा को देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पहला होगा, ठीक है? व्यक्तिगत मतभेद यहाँ पे हिंदी में दिया है, बट इसका इंग्लिश जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसको टीचर को क्या करना है? सेलिब्रेट यहाँ हिंदी उसका जस्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग पूरा हिंदी उतार दिया है, बट ये जो है कि उसका सम्मान करना है, उसको कक्षा में उचित स्थान प्रोवाइड कराना है एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? इसीलिए क्वेश्चन के दोनों फॉर्म्स को देखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस मुझे इंग्लिश में ही मिले हैं, जब मैंने इसको हिंदी में किया है कन्वर्ट तो वो डायरेक्ट जो होता है ना पूरा डिक्टो वही उतार देना, तो हिंदी मीनिंग को थोड़ी से समझने में डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात हुई है, ठीक है? सभी को क्लियर है? इसमें किसी को किसी तरह का डाउट?
चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यस, जश्न मतलब सेलिब्रेट करना यानी सम्मान के साथ उसको कक्षा में जब हम क्या करते हैं, जब हम सेलिब्रेट जश्न करते हैं, मनाते हैं, तो बात तो वही होती है ना कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। जश्न तो यही है ना कि खुशी मनाना। जब आप खुश हो कि हमारे स्कूल में हर तरह के बच्चे आए, हर क्षेत्र से आए और वो हमारे स्कूल में शिक्षा प्रदान करें, तो उनको उनके कमियों के साथ, उनकी विभिन्नताओं के साथ टीचर को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। जश्न वर्ड, हाँ। जश्न यहाँ पे सेलिब्रेट का जो आपका दिया है ना, एडवोकेट यानी उसकी तारीफ करना, उसको वकालत करना, और जश्न सेलिब्रेट का सीधे अर्थ उतार दिया है। ठीक है, समझ में आ गया ज्योति? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन की सामग्री में निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव करती है? योगात्मक मूल्यांकन, परीक्षा के लिए सीखना, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति रिपोर्ट कार्ड, या पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार परीक्षण। Which of the following does National Education Policy 2020 propose in the content of assessment? Summative assessment, learning for exam, 360 degree multidimensional progress report card, paper and pencil based objective question type tests। 14 का सी बिल्कुल सही। मुझे लगा ही था कि आप सभी इसका सही आंसर करोगे, सभी को पता है। आज के बच्चे ज़्यादा अवेयर हैं आजकल की एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से, तो सभी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और होने वाले भावी शिक्षक हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी पॉलिसी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सभी का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगले 10 वर्षों में क्या विज्ञान अन्य ग्रहों पर जीवन का पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रगति करेगा? उपरोक्त प्रश्न होगा छात्रों के बीच किस तरह की थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यह है क्या है, 6 है। हाँ बिल्कुल, शमशीर आलम जी ने बिल्कुल सही बोला, 360 डिग्री यानी चारों तरफ से पूरे बच्चे का असेसमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिएगा। इन नेक्स्ट 10 years will science advance enough to explore life on another planets? Above question will promote thinking among student because it is sick। किस चीज को ये आपको प्रदर्शित करता है? अलग अलग कई संभावित उत्तर, अभिसरण केवल एक सही उत्तर, अलग अलग केवल एक सही जवाब, अभिसरण या कई संभावित उत्तर। बिल्कुल सही आ रहा है, जो ये होगा डाइवर्जेंट एंड मेनी पॉसिबल आंसर, यानी कई तरह से अलग अलग सोच है और कई संभावित उत्तर इसके हो सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप सभी कर रहे हैं। 15 का जो होगा ये ए होगा। ये जो थिंकिंग होगी वो कैसी होगी आपकी? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो 1 ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे बच्चे वापस मुझे दिख रहे हैं। हाँ, सभी का। नमस्ते रश्मि जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्टेन वर्ड को देखिएगा। अभी कथन वाले प्रश्न तो आप बिल्कुल से दिमाग में, माइंड से प्रिपेयर होके आइएगा कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये जो है कि एक शिक्षक छात्रों को अपनी स्थानीय विरासत के बारे में प्रस्तुति देने के लिए प्रोत्साहित करता है स्कूल प्रोजेक्ट में। इसका जो रीजन दिया गया कि किसी के समुदाय और विरासत के अनुभवों को साझा करने से छात्रों को शामिल महसूस करने में मदद मिलती है कक्षा में। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है।
ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। बहुत अच्छा, मेरा प्रश्न पढ़ते आप सभी आंसर करने लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, 16 का ए। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। 16 का जो होगा, ये दोनों कथन सही है। स्थानीय विरासत के बारे में यानी बच्चों को हम उसके विरासत के बारे में प्रोजेक्ट स्कूल में दे रहे हैं और इसका जो रीजन दिया गया कि उसके अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों को शामिल और महसूस करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी कर रहे हैं। चलिए, आज मुझे लग रहा है मैक्सिमम के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अक्षरों का अनुचित आकार और अंतराल कर्सिव और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी विशेषताओं का पहचान कर रहे हैं। डिसलेक्सिया को, डिस्ग्राफिया को, डिस्कैकुलिया या डिस्फोनिया। Inappropriate sizing and spacing of letter, mixing and cursive and print letter, and incorrect spelling are identify characteristics किसके हैं? डिसलेक्सिया के हैं, डिस्ग्राफिया के हैं, डिस्कैकुलिया है या डिस्फोनिया है? डिस्कैकुलिया, रोहित जी मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देती हूँ। डिस्कैकुलिया जो होता है वो मैथ से संबंधित जो भी आपके गणना में संबंधित विकार होते हैं ना, वो डिस्कैकुलिया में आते हैं। ठीक है, पठन विकार जो होता है वो डिस्कैकुलिया होता है और डिस्ग्राफिया जो लिखने से संबंधित होती है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो हमारा डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि वो लेटर्स को अनुचित आकार में लिख रहा है, पढ़ रहा है। कर्सिव राइटिंग जो है वो सही से नहीं बना पा रहा, गलत वर्तनी लिख रहा है। तो जो लिखने से संबंधित होगी वो हमारी डिस्ग्राफिया होगी। बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा कंफर्म कर दिया। जहाँ पे डाउट हो, इसीलिए तो मैं हूँ आप लोगों के लिए कि डाउट्स को क्लियर कर दूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेश में बाधा डालता है? सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीके, छात्रों को लेबल करने के कई तरीके, राय व्यक्त करने के कई तरीके, सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होने के कई तरीके। 17 का बी, हाँ शमशीर आलम जी बिल्कुल सही आंसर किया आपने, 17 का बी। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हाइंडर इंक्लूसिव इन एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो कौन सी उसमें बाधा डालती है? सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीके, छात्रों को लेबल करने के कई तरीके, राय व्यक्त करने के कई तरीके, सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होने के कई तरीके। हाँ, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बी होगा कि छात्रों को हमें लेबल नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में सबको साथ में लेके चलना है, तो बाकी सब कुछ कार्य सही है। जो बाधा डालने वाला है वो है छात्रों को लेबल करने के कई तरीके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट विल बी एबल टू लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिव इन दे आर प्रोवाइड विथ साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग, ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर या टैक्टिकल प्रिंटेड मटेरियल। इसका आगे चलिए हिंदी में दिखा देते हैं। दृश्य हानि वाले छात्र प्रभावी ढंग से सीखने और संवाद करने में सक्षम होंगे यदि उन्हें इसके साथ प्रदान किया जाए। जो भी उनको हम टीचिंग मटेरियल देंगे ना, टीचिंग एड्स प्रोवाइड करेंगे, वो किस तरह का होना चाहिए? तो होगा सांकेतिक भाषा शिक्षण, ब्रेल भाषा शिक्षण, पाठ से भाषा परिवर्तित सॉफ्टवेयर या स्पर्श मुद्रित सामग्री। 19 का रोहित बोल रहे हैं डी, रश्मि बोल रही हैं डी, पूजा जी बोल रही हैं, सौरभ बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं डी।
हाँ, तो बिल्कुल सही है जो करेंगे ब्रेल भाषा का उपयोग करेंगे, ब्रेल लिपि करेंगे जिनको दिखने में होता है, पाठ को भाषा को जो स्पीकिंग करके सुना सके और स्पर्श मुद्रित सामग्री ये तीनों करेंगे। सांकेतिक भाषा जब बच्चा देख ही नहीं सकेगा तो हम सांकेतिक भाषा का यूज़ क्यों करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो हमारा 4 ही होगा। बिल्कुल सही। प्रीति कुमारी ए नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो 4 होगा कि संवाद करने के लिए हमें उसको सही-सही क्या देना है वो करना है, ठीक है? बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो 4 ही होगा। बिल्कुल राइट। चलिए, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिभा वाले छात्रों की विशेषता नहीं होगी? जांच के लिए सीखना, आंतरिक रूप से उन कार्यों के लिए प्रेरित जो उन्हें चुनौती देते हैं, अन्वेषण और सीखने की जिज्ञासा, एक या अधिक डोमेन पे उच्च उपलब्धि हासिल करने वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी करना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा वाले छात्रों की विशेषता नहीं होगी? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि नहीं होगी आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं होगी। सौरभ बोल रहे हैं 20 का है, ज्योति बोल रही हैं ए, पूजा बोल रही हैं ए। हाँ, बिल्कुल सही सभी का आंसर जो आया है बिल्कुल सही आया है कि जांच के लिए सीखना कि खुद को हम जांचने के लिए क्या जांच सही है जो होगा कि विशेषता नहीं है गिफ्टेडनेस की। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी ये विशेषता नहीं होती है कि लर्निंग फॉर द सेक एंड बीइंग एक्स माइंडेड। ठीक है, एग्जामिनेड सॉरी एग्जामिनेड है। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा। ये इनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें काफी मिक्स आंसर आ गए। तो वो जो आंतरिक रूप से ये प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अन्वेषण के लिए भी करते हैं और एक से ज्यादा चीजों में इनकी उपलब्धि हासिल करने वाले भी होते हैं, है ना? क्योंकि इनकी जो आईक्यू लेवल होती है बहुत ज्यादा होती है। तो केवल जांच के लिए सीखना ऐसा इनका वो नहीं होता है। ठीक है, विशेषता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर 20 का होगा वो हमारा 1 होगा। हाँ, चलिए। बबली जो है वो 19 का डी बता रही थी। चलिए आप 19 क्वेश्चन पर आंसर कर रही हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा कि छात्रों के बीच गलत अवधारणाओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए खोज सीखने की सुविधा, प्रत्यक्ष निर्देश का उपयोग करे, उन छात्रों को शर्मिंदा करे और दंडित करे, उन गलत अवधारणाओं को अनदेखा करे। To deal with the misconceptions among students, a teacher should facilitate discovery learning, use direct instruction, shame and punish those students, ignore those misconceptions. क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करना कि छात्रों के बीच गलत अवधारणाओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? खोज सीखने की सुविधा, प्रत्यक्ष निर्देश का उपयोग करें या उन छात्रों को शर्मिंदा और दंडित करें या उनके गलत अवधारणाओं को अनदेखा करें। शिक्षक को क्या करना है तो जो भी उनकी चीजें हैं उस पे हमें क्या करना है? आप लोग 21 का बी बोल रहे हैं। तो शिक्षक को क्या करना है? प्रत्यक्ष निर्देश तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करना है।
खोज सीखने की सुविधा करानी, यानी जो जिस कॉन्सेप्शन पे उनकी दुविधा है उस पे उन्हें और एक्सप्लोर करने की सुविधा देनी है, डिस्कवरी करने की आखिर उनके मिसकॉन्सेप्शन जो बने हैं वो क्यों बने हैं, तो उसको हमें दूर करना है, तो उसे हमें एक्सप्लोर करने के लिए और भी चांसेस देने हैं, प्रोवाइड कराना, उस चीज़ को अच्छा करना है। तो क्या करना होगा, फैसिलिटेट डिस्कवरी लर्निंग, हमेशा भी डिस्कवरी लर्निंग अच्छी होती है अपनी धारणाओं को अधिक सही साबित करने के लिए। ठीक है, जब आप किसी चीज़ पे आपका मिसकॉन्सेप्शन है तो आप क्यों करते हैं, व्हाई ढूँढते हैं ना कि क्यों ऐसा है? अगर आप गलत हैं तो क्यों है? जब आप उस पे सर्च करेंगे, खोजेंगे, फिर आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा कि नहीं, हाँ, मैं गलत था, कहाँ किस लिए गलत था? अगर सही हूँ तो कहाँ क्यों सही हूँ? ये चीज़ें, है ना? तो डिस्कवरी लर्निंग को आगे बढ़ाना है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा कि छात्र सबसे अच्छा सीखता है, कब सीखता है? संदर्भ के साथ सार्थक जुड़ाव, शिक्षकों के मौखिक निर्देशों का निष्क्रिय रूप से पालन करना, दूसरों के कार्यों की नकल और नकल करना, दी गई सामग्री को रटकर याद करना। स्टूडेंट्स लर्न्स बेस्ट बाय मीनिंगफुल engagement with context, passively following verbal instruction of teacher, copying and imitating action of other, rote memorizing the given content। तो रोट मेमोराइजिंग तो हमें करानी नहीं, कॉपी भी नहीं करना, और बच्चे को तो पैसिव में रखना ही नहीं है। बच्चे हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जहाँ भी मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो तो हमारा आंसर हमेशा उसी के साथ जाएगा कि मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं बच्चे, एक्टिव है, और जो चीजें हो रही हैं वो क्या है, वास्तविक संदर्भ से रिलेटेड हो रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा, ठीक है? हाँ, सब मैक्सिमम लोगों के जो आंसर आए हैं वो ए ही आए हैं, ठीक है? हाँ, जो इसका राइट आंसर होगा A1, इसका जो 1 होगा, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो होगा 1 ही होगा। फिर असर्टेन वर्ड आ गया आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षक को डिस्कनेक्ट किए गए खंडों में जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए परीक्षण किए जाने के बाद पिछली अवधारणाओं के संदर्भ में। इसका जो रीजन दिया गया कि सीखना क्या है, एक रैखिक तरीके से होता है, सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सत्य है, आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है, और ए और आर दोनों असत्य है। अ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्ट चंक्स एंड नॉट गिवन एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। रीजन जो दिया गया है, लर्निंग अकर इन अ लाइनर मैनर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सौरभ जी का आंसर आ गया, 24 का डी बोल रहे हैं। अभी तक 24 पे ही सभी का है, आगे का आंसर नहीं आया है। ट्वेंटी फोर का आंसर करिएगा। सॉरी, मेरा भी ध्यान हट गया, 23 है क्वेश्चन नंबर, सॉरी। मेरा भी दिमाग आपका क्वेश्चन 24 देख के मेरा भी 24 पे चला गया। हाँ, बिल्कुल सही है, इसका जो दोनों होगा गलत होगा। टीचर को कभी भी इंफॉर्मेशन को डिस्कनेक्ट यानी छोटे टुकड़ों में, खंडों में तोड़ के नहीं करना है, और उनके जो पुराने अवधारणाओं को है उससे भी उसको नहीं करना। हम नई ज्ञान को कभी बच्चे को देते हैं उनकी पुराने अवधारणाओं को उससे कनेक्ट करते हुए देते हैं। तो जो दोनों ऑप्शन होगा वो हमारा गलत होगा। जिसका दिया है कि सीखना एक रेखी, एक सीधी लाइन में सीखना नहीं चलता है, सीखना ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो हमारा डी होगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया है।
संजीव कुमार जी ने ए कहा है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। दोनों सत्य कहाँ से होगा? बच्चों को जानकारी अगर हम टुकड़ों में प्रोवाइड कराएं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए नहीं दे, तो बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन ये गलत हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका रीजन दिया कि सीखना क्या एक रेखीय, सीखना एक सीधी रेखा में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र शिक्षक संबंधों में विश्वास बढ़ाने में प्रभावी है? शिक्षक द्वारा छात्र की बिना शर्त स्वीकृति का रवैया, छात्र को केवल उसकी परिस्थिति पर प्रशंसा देना, छात्रों को लगातार पुरस्कार और दंड की पेशकश करना, छात्रों को स्नेह दिखाना केवल तभी जब वो वांछनीय व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है, छात्र शिक्षक के संबंधों में विश्वास बढ़ाने का प्रभावी तरीका कौन सा है? 24 का आंसर करिएगा। प्रीति कुमारी 12 पे चल रही हैं। प्रीति आप बहुत पीछे चल रही हैं। बबली का आ गया है। बबली चंचल 24 का डी। अगर छात्रों को केवल स्नेह दिखाएं, जब स्नेह तभी दिखाए जब वो उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करे, तो ये छात्र और शिक्षक के संबंधों को विश्वास को बढ़ावा नहीं देगा। ये विश्वास बढ़ावा कब देगा? जब शिक्षक छात्र को बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसको अपने से रिलेट करते करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षक द्वारा छात्र को बिना शर्त स्वीकृति का रवैया कराना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहेंसिंग ट्रस्ट इन स्टूडेंट टीचर। जब हमको स्टूडेंट का विश्वास पाना, दोनों में विश्वास का संबंध कायम करना है, तो दोनों को बिना शर्त एक दूसरे के बिहेवियर को अपनाना, एक दूसरे के तौर तरीकों को अपनाना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, हाँ शमशीर जी बी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, an attitude of unconditional acceptance of the student by the teacher। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन ही फोकसेस on lack of control ability and negative outcome value of an activity। निम्नलिखित में से कौन सी भावना एक छात्र द्वारा अनुभव की जाएगी जब वह निम्नलिखित की कमी पर ध्यान केंद्रित करता है? एक गतिविधि पर नियंत्रणीयता और नकारात्मक परिणाम मूल्य है। गर्व, आशा, आनंद या चिंता। ठीक है, प्राइड, होप, एंजॉयमेंट या एंजाइटी। ठीक है, हाँ रश्मि ए ही होगा, से आपने सही कर लिया। चलिए बताइएगा कि कौन सी भावना एक छात्र द्वारा अनुभव की जाएगी जब वह निम्नलिखित की कमी पर ध्यान केंद्रित करता है? एक गतिविधि का नियंत्रणीयता और नकारात्मक परिणाम मूल्य है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? पहले से ही उसका क्या है, अपने जो ध्यान है वो कंट्रोल पे कमी है, यानी जो परिणाम आने वाला है उसके बारे में उसकी निगेटिव थिंकिंग है। वो उसके बारे में निगेटिव ही सोच रहा है। अभी रिजल्ट आया नहीं, बट वो उसके रिजल्ट के बारे में निगेटिव ही एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ माही ने सही किया, 25 का डी दिया है। ज्योति ने भी डी बोला है, पूजा ने डी बोला है, जानकी जी का डी आ रहा है, रश्मि जी डी बोल रही हैं, प्रतीक्षा भी डी बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल सही, जो इसका होगा एंजाइटी, यानी जो परिणाम हमारे सामने है नहीं, लेकिन उसके बारे में हमारे अंदर निगेटिव थिंकिंग पहले से ही डेवलप हो चुकी है, तो वो क्या करती है? चिंता करती है। अभी रिजल्ट तो आया नहीं, उस पे से पहले हमारा ध्यान किस पे केंद्रित है? उसके नकारात्मक परिणाम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए छात्र को प्रेरणा का समर्थन करती है? दंडात्मक कक्षा प्रबंध की स्थापना, किसी भी कीमत पर कार्य को पूरा करने पर जोर देना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना, अपने व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों को समर्थन करना। गुड इवनिंग जरीन, बहुत दिनों बाद जरीन दिख रही हैं क्लास में।
वो भी बहुत लेट। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी सपोर्ट्स स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न। कौन सी चीज उस स्ट्रेटजी बच्चों को मोटिवेट करेगी उसके अधिगम में। इट्स ओके जरी। हाँ 26 का मैक्सिमम सभी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट है। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अचीव देयर इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, कीप इट ऑन। प्रीति कुमारी जी बहुत पीछे चल रही हैं। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बस इसी जो यही जोश आप लोग को चाहिए और यही मेंबर्स चाहिए मुझे कि मेरी क्लास आप लोग को देख के आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज सभी इतने आए हो। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। वैसे सब आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है सभी लाइक करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपनी सोच प्रक्रियाओं पर सोचने की क्षमता क्या कहलाती है। गलत अवधारणा, आवास यानी एकोमोडेशन, अवधारणा मानचित्र या मेटाकॉग्निशन। The ability to think on one's own thinking process is called misconception, accommodation, concept map या metacognition। कोई बात नहीं प्रीति जी, बस आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप बाद में भी वीडियो देखिए तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। और देखिए, अभी देखिए चाहे बाद में देखिए, पर बट देखिए ताकि हर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हाँ 27 का मैक्सिमम डी कर रहे हैं आंसर। हाँ बिल्कुल सही, जो इसका आंसर भी होगा वो हमारा मेटा कॉग्निशन, अपनी सोच और प्रक्रियाओं के बारे में सोचना, उस पे वर्क करना जो होता है वो मेटा कॉग्निशन कहलाता है। ठीक है, अभिसंज्ञान जो कहते हैं वो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल राइट आंसर, सभी ने बहुत अच्छा जवाब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While teaching a concept non example, एक अवधारणा को सीखते समय गैर उदाहरण क्या है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत ही असंबंधित अवधारणा से दिया जाना चाहिए। उस अवधारणा की परिभाषित विशेषताओं के बारे में स्पष्टता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इससे बचना चाहिए क्योंकि वे कठोर गलत अवधारणाओं को जन्म देंगे। Should never be used, should be given from a very unrelated concept, should be used to enhance clarity about definition feature of the concept, should be avoided as they will lead to rigged misconceptions। 28 का आंसर करना सभी, कि अवधारणाओं को सिखाते समय जो हम नॉन एग्जाम्पल्स देते हैं, कभी हम खुद से रिलेट करते हैं, कभी बाहर से एग्जाम्पल्स किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए देते हैं, तो ये क्या करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। बहुत ही असंबंधित अवधारणा पे जोर दिया जाना चाहिए जो उससे संबंधी ना हो। उस अवधारणा को परिभाषित विशेषताओं के बारे में स्पष्टता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए या फिर इससे बचना चाहिए। अगर हम नॉन एग्जाम्पल्स देते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को बाहरी से रिलेट करते हुए कोई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसको वो अच्छी तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे हमको क्या करना, शुड बी यूज टू इनहेंस क्लियरिटी अबाउट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट। हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स देने चाहिए ताकि जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं बच्चों को वो स्पष्टता से उन्हें समझ में आ सके। तो ऐसे भी हम देते हैं ना कि जो किताबी भाषा का एग्जाम्पल्स होगा वो आप रट लेंगे, लेकिन जो आप बाहरी दुनिया से
रिलेट करके एग्जाम्पल्स देंगे, वो आपको फैक्ट दिखेगा, फैक्ट लगेगा, तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड ही होगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही किया आंसर। जिन्होंने बी या डी किया था, मैंने उनके लिए थोड़ा-सा क्लियर कर दिया है। ठीक है, पूजा डी बोल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक अवधारणा को सीखने की सुविधा के लिए प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, जो नहीं वाले क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िएगा। कभी-कभी क्या होता है, हम जल्दी में नहीं ऑप्शन देखना भूल जाते हैं और आंसर करने में हम दिक्कत होने लगती है। ठीक है? तो इसका आंसर करिएगा, अवधारणा के बारे में छात्रों के पूर्व ज्ञान की खोज करना, नई जानकारी का गंभीर विश्लेषण और वर्गीकरण, छात्र के सामाजिक संदर्भ के साथ लिंक किए बिना जानकारी प्रस्तुत करना, अवधारणा को कई दृष्टिकोण से समझना। हाँ, बिल्कुल सविता जी, आपका भी नाम ले रहे हैं। आपका मैं सबका आंसर देख रही हूँ कि सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मैंने तो स्टार्टिंग में ही सभी का तारीफ किया कि सभी आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सभी का आंसर बहुत सही आ रहा है। हम्म, चलिए, आप सभी 29 का सी बोल रहे थे, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन पे वो नीचे मेरा फोकस हो रहा था और मैं वो ध्यान नहीं दे रही थी कि आप क्वेश्चन क्या जवाब दे रहे हो। ठीक है, ये एक संदर्भ लिंक भी बिना बनाया, जानकारी नहीं थी, नई जानकारियों को गंभीर विश्लेषण और वर्गीकरण करना। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो जो सी आंसर है वो भी गलत है, लेकिन जो इसका राइट आंसर माना गया है वो यही माना गया है कि नई जानकारी का गंभीर विश्लेषण और वर्गीकरण। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, बट इसका जो वहां से आंसर की में दिया गया है वो किस पर दिया गया है, नई जानकारी का गंभीर विश्लेषण और वर्गीकरण। ठीक है, तो नई इंफॉर्मेशन पे तो वर्गीकरण करना तो नहीं उचित होगा, बट इसका जो आंसर दिया है ना, छात्र के सामाजिक संदर्भ के साथ लिंक के किए बिना जानकारी प्रस्तुत करना, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन जो इसका राइट आंसर माना गया है वो 2 को माना गया है। इसमें किसी-किसी क्वेश्चन में होता है कि हमें ऑप्शन में दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ क्योंकि ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 30। एक शिक्षक अपने छात्रों को, क्योंकि मैंने जब आंसर किया था क्वेश्चन नंबर 29 का, तो मैंने भी सी ही किया था कि बच्चे को कभी भी जानकारी और संदर्भ उसकी पूर्व जानकारी के आधार पर जोड़ते हुए ही दी जाती है, यही बात सिखलाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी गलत ही है। ठीक है, नई जानकारी का गंभीर विश्लेषण और वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड आंसर है वो भी गलत है, छात्र के सामाजिक संदर्भ के साथ लिंक किए बिना जानकारी प्रस्तुत करना, तो ये भी गलत ही है, क्योंकि सामाजिक संदर्भ के साथ हमें उसको लिंक को जोड़ना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड ही होगा, नई जानकारी का गंभीर विश्लेषण और वर्गीकरण। ठीक है, जो सबसे बेस्ट आंसर जाता है उसको चुना जाता है, तो एक तरह से कहें कि सामाजिक संदर्भ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नहीं गलत माना गया कि छात्र के सामाजिक संदर्भ के साथ लिंक के सामाजिक संदर्भ को नहीं, बच्चे को हमें कक्षा में उसको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ही गलत हैं, बट जो बिल्कुल बेस्ट इसके पास जो गया उसको इसी को माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, ये दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। ठीक है, मैंने जो किया है वो दोनों ही गलत माना है, बट जो आंसर की में जानते हैं आप सभी की जो आंसर की मानते हैं उसी को सही करते हैं।
ठीक है। यह शिक्षक अपने छात्रों के बीच खोज सीखने की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रहा है। अपने उद्देश्य के लिए वह चाहिए बड़े पैमाने पर व्याख्यान विधि का उपयोग करे, केवल पाठ्य पुस्तकों के उपयोग पर जोर दे, अपेक्षित मार्गदर्शन के साथ स्व-निर्देशित प्रयोग की सुविधा प्रदान करें, छात्रों को बिना किसी मार्गदर्शन के अपने दम पर काम करने दें। ज्योति जी क्या बोल रही हैं मैम? विदाउट एच? डाउट? हाँ, इसका जो आंसर आप सभी कर रहे हैं सी बिल्कुल सही है इसका आंसर कि वो क्या कर रहा है, अपेक्षित मार्गदर्शन के लिए खुद को निर्देशित करने और की सुविधा को प्रदान कर रहा है। ठीक है। हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर आपने किया है 13 का जो सी है। ठीक है। सविता जी कहाँ चली गई? सविता जी आंसर नहीं आया सविता जी का। दीक्षा त्रिपाठी बोल रही हैं 13 का डी। अगर ये क्या है कि छात्रों को बिना किसी मार्गदर्शन के बिना कार्य कैसे होगा? ठीक है। हाँ, विदाउट लिंकिंग। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो उसका जो है ना क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है ना, ये भी गलत है और जो सेकंड है दोनों गलत है। ठीक है। लेकिन जो आपके आंसर की में माना गया उसको वही माना गया। तो ऐसे कई बार होता है कि एग्जाम में दो क्वेश्चन गलत होते हैं या दो आंसर सही होते हैं, बट एक जो सबसे करीब होता है उसी को सही माना जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये पूरे हमारे क्वेश्चन आज के 30 सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम कभी कदार ही ऐसे आते हैं। ठीक है ना? तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है ज्योति जी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही ऐसे आते हैं। तो जिस पे हमारा फर्स्ट नजर जाता है उस पे ही हम क्लिक करते हैं। ठीक है। इसमें दिया है कि छात्र के सामाजिक संदर्भ के साथ लिंक किए बिना जानकारी प्रस्तुत करना, यानी जो भी उसका सामाजिक संदर्भ है उससे। हाँ, तो ये भी एक सही इसलिए माना जाएगा कि सामाजिक संदर्भ के साथ जो भी जिस वो क्षेत्र से आता है, आई थिंक वहां से पूछ रहा है कि जिस क्षेत्र से आ रहा है उससे लिंक किए बिना जानकारी को प्रस्तुत करना। तो एक एस्पेक्ट इसलिए इसको सही मान सकते हैं क्योंकि वो किस क्षेत्र से कहाँ से किस तरह से आया हुआ है उसको ना इम्पोर्टेंट देते हुए वो किस तरह से एजुकेशन को प्राप्त करे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जानकारी को प्रस्तुत कराना है। ठीक है। इसलिए जो आंसर वो माना वो सही होगा। चलिए, सभी के बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। रोहित जी के 23 हैं। रश्मि पांडे बोल रही हैं। मैम मैंने इतने दिनों से क्वेश्चन नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत दिनों से ज़रीन आप नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से नहीं दिख रही थी। ठीक है। हाँ, सबिता आपने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, सभी ने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये जितने क्लासेस ला रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी क्लासेस में जॉइन होइए और मैक्सिमम लोग क्लास को लाइक भले मत करो लेकिन क्वेश्चंस को देखो। ठीक है? मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। लाइक तो मैं एक होता है ना देखने के लिए, एक रिव्यू होता है कि आप पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसलिए लाइक होता है। बाकी इसका और कोई बहुत वो नहीं है। बस लाइक इसीलिए बोलती हूँ कि इससे पता चलता है कि हाँ, जो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रही हूँ वो आपको पसंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है? तो बस मैं इसीलिए लाइक करने के लिए आपको बोलती हूँ। ठीक है? बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे आपका ही बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सभी जॉइन होइए मेरे साथ। फिर कल हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, नए एनर्जी के साथ मिलेंगे और जितने भी मेंबर्स हमारे साथ हैं
मैं चाहती हूँ कि सब रेगुलर रहिए क्लास में, ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स के लिए, ठीक है? तो ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक?